तो हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि माध्यम के अपवर्तनांक कितने टाइप के होते हैं और माध्यम के अपवर्तनांक को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरह से हमने बताया था कि जनरली जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस दौरान पहले वाले माध्यम को ऊपर लिखते हैं लेफ़्ट साइड पर और दूसरे वाले माध्यम को राइट साइड पर नीचे की तरफ लिखते हैं। और हमेशा नीचे वाले अपवर्तनांक को पहले बोला जाता है, पहले माध्यम के अपवर्तनांक को दूसरे नीचे वाला जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक को पहले बोला जाता है। अब अगला टॉपिक है कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना को अपवर्तनांक की घटना कहते हैं। पर यदि अपवर्तित किरण के मार्ग में समतल दर्पण रख दिया जाए तो प्रकाश की जो किरण है वो उसी मार्ग पर दोबारा वापस लौट जाती है। तो इसको हम एक टॉपिक के फॉर्म में इसको पढ़ा रहे हैं कि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर दोबारा वापस लौट जाती है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इसके बारे में पता पड़ेंगे। कि दो माध्यमों में जो अपवर्तनांक होते हैं दो माध्यमों के वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये डायग्राम दिखाया है कि जेड डैश कोई इंटरफेस है या अपवर्तक पृष्ठ है और एन डैश जो है नॉर्मल है जो कि आपतन बिंदु ओ पर गिराया गया है। ए ओ प्रकाश की किरण है जिसका एरो दिखाया है हमने कि ए से लेके ओ पाथ को फॉलो कर रही है। आपतन बिंदु पर गिरने के बाद प्रकाश की किरण ओ बी पाथ को अपनाती है। यदि इसके मार्ग में यदि कोई हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण रख दें तो हम जानते हैं समतल दर्पण की कंडीशन ये होती है कि दर्पण पर प्रकाश की किरण यदि इस तरह से गिराई जाए तो वो उसी मार्ग पर दोबारा वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो आई कहलाएगा और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण जो है आर कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना है आई और आर जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बोला जाता है। तो हमेशा आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसको आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो जब पहले वाली कंडीशन में लगाएं तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो देखिए पहले माध्यम से आई है तो 1 को तो मैंने ऊपर लिख लिया है, 2 को नीचे लिख दिया तो 1 and 2 लिख दिया ये हमने। और 1 and 2 बराबर लिखा गया हमारा कोण है हमारे पास आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण है साइन आर। स्नेल का नियम लगाए समीकरण नंबर फर्स्ट। जब यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ रख दिया जाएगा तो किरण उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट जाएगी। तो अब इस केस को बी ओ को तो क्या कहोगे आप इस बार आपतित किरण और ओ ए को क्या कहोगे अपवर्तित किरण। एरो मैंने दिखाए हैं ऐसे और ये ऐसे। और इस तरह से हम लिखेंगे, दूसरे से तो आई है और पहले में गई है तो इसीलिए लिखेंगे 2n1 और इजिकल टू अब आपतन कोण आर कहलाएगा और अपवर्तन कोण आई कहलाएगा। तो साइन आर अपॉन साइन आई, समीकरण नंबर सेकंड आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद बच्चों आएगा 1 and 2 इंटू 2n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर से साइन आर कट जाएगा, साइन आई से साइन आई कट जाएगा, बचेगा 1 and 2 बराबर 1 अपॉन 2n1। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि हमें माध्यम के नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना है तो 1 अपॉन करके करना होगा। यहाँ था 1 and 2 और यहाँ उल्टा होके क्या आया 2 and 1। जैसे वेक्टर का नियम था ना कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a नहीं लिख सकते हैं, माइनस b क्रॉस a लगाना होगा। उसी तरह से जब माध्यम को परिवर्तित किया जाएगा एक दूसरे के सापेक्ष तो उसको 1 अपॉन करके परिवर्तित करेंगे। तो जैसे यदि मैं बोलूं कि पहला माध्यम यदि ये एयर रहा होता और दूसरा माध्यम बच्चों ग्लास रहा होता तो आप क्या लिखते ANG, इसको बोलते ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। और यदि आपको इसको शीर्षासन कराना होता, इसका उल्टा करना होता
तो इसको लिखते हैं 1/GNA। अब बोला जाता है एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो नोटेशन चेंज करने हो यदि आपको, तो आपको 1/ करके नोटेशन चेंज करने होंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए यदि एक से अधिक माध्यम हैं, जैसे तो ये तो हमने दो माध्यमों के बीच का रिलेशन पढ़ लिया। यदि माध्यमों की संख्या दो से अधिक है, तो जब दो से अधिक माध्यमों की संख्या होगी तो उनके अपवर्तनांक को एक दूसरे के सापेक्ष कैसे पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे पढ़ा जाएगा, वो सीख रहे हैं। तो मान लीजिए जनरली आपको फिजिक्स में यही माध्यम देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा लिक्विड में एक स्पेशल कंडीशन है वाटर, पानी। इसके अलावा एक मिलेगा आपको एयर, एयर का फर्स्ट लेटर ए हो गया, और एक मिलेगा आपका ग्लास। इसका फर्स्ट लेटर है एल, इसका है ए और इसका है जी। तो आप एक शॉर्ट टर्म में याद करेंगे, लिक्विड, एयर और ग्लास को लैग याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अब इन तीनों में रिलेशन बताना हो तो देखो, एक बार एरो ऐसे लगाइए बाहर वालों का, और आप लिखिए LNG इजिकल टू, एक बार राइट हैंड साइड वाला एरो लगाइए, राइट हैंड वाले को, सीधे हाथ वाले को ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे ANG। एक बार लेफ्ट हैंड साइड का एरो लगाइए और इसको लिखेंगे ANL, ये लिखा जाएगा। तो इस तरह से तीन माध्यमों में, तीन मीडियम में एक दूसरे रिलेशन पढ़ना हो तो होगा ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और यदि स्पेशल केस वाटर का हो तो लिक्विड की जगह वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो WNG इज इक्वल टू ANW इज इक्वल टू अपॉन WN अपॉन ANW, ये रिलेशन आ जाएगा। जहाँ मैंने L लिखा है उसकी जगह क्या लिख दिया है, जहाँ पर मैंने L लिखा है उसकी जगह W लगा दिया बस, क्योंकि स्पेशल केस लिक्विड में वाटर ही ज़्यादातर हमें यूज़ करने को देखने को मिलता है। तो यदि हम कहें कि एग्जाम्पल बनाएं कि यदि कांच का अपवर्तनांक, मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यानी कि ANG बराबर कितना हो, 1.5, और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.33 हो। तो आपसे क्वेश्चन बनाया जाए कि ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वाटर के रेस्पेक्ट में बताइए, यानी कि WNG बताइए। क्वेश्चन ये बनाया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला ये मैंने बताया आपको, बहुत देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में ये। तो WNG बराबर ANG की वैल्यू बच्चों 1.5 है और इसकी 1.33 है फॉर्मूले से, और इसको 3/2 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 4/3। तो बाहर वाले गुणा हो जाता है अंदर वाले का, तो आंसर आ जाएगा 9/8। ये दो अपवर्तनांक में रिलेशन आ गया। अभी मैंने आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं बताई है ना, कोई टेक्स्ट बुक मैंने अभी आपको बताई नहीं है। टेक्स्ट बुक बता देंगे, फिलहाल आपको NCERT से ही काम करना है, और ये सभी टॉपिक्स जो हैं उसी पर बेस्ड हैं जो मैं करा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताएं।